धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, यानी कि परसों दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें सावरकर पर एक किताब लॉन्च की गई, जिसमें खुद मोहन भागवत अवतरित हुए। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी अवतरित हुए। उन्होंने न जाने क्या क्या इतिहास बता दिया, लेकिन सबसे अहम इतिहास ये बता दिया कि असल में सावरकर ने जो माफी मांगी है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर मांगी है। यहीं से बहुत सारे विवाद पैदा हो गए और कल आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनलों ने इस पे डिबेट्स किए हैं और लोग माइक लेके चैनल वाले कहाँ दौड़ रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी के पास। जैसे असदुद्दीन ओवैसी कोई हिस्टोरियन हो या इतिहासकार हो। कांग्रेस के लोगों के पास भी नहीं जा रहे थे। खैर छोड़िए, वो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इधर से हिंदू बोल रहे हैं और उधर से अगर सामने से मुसलमान जवाब नहीं देगा तो जो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा अपना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा असल में ये है कि क्या वाकई में महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने माफ़ीनामे लिखे अंग्रेज़ों को? इसके आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया के जाने माने लेखक डॉक्टर राम पूनियानी जी। आप जानते हैं वो आए दिन धाकड़ खबर को समय देते रहते हैं। बहुत सारे मुद्दों पे मैं उनसे बात करता रहता हूं और कल जैसी मैंने खबर आपके सामने रखी थी उसमें भी कहा था कि जैसे ही वक्त मिलेगा उनसे बातचीत करके एक पूरी खबर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो उसी सिलसिले को, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया है, आप वक्त दे देते हैं इतनी व्यस्तता के बीच। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि आपने ये तमाम जानकारियाँ तो हासिल कर ही ली होंगी कि सावरकर पे किताब लिखी जा रही है, यानी कि सावरकर को महान बताने की जो तमाम कोशिशें सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी के चल रही हैं या अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से जो चल रही हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। म्यूज़ियम बना दिया गया लाल किले के अंदर और अब किताब ला दी गई है और राजनाथ सिंह ने तो दावा कर दिया है कि असल में माफीनामा महात्मा गांधी के कहने पर लिखा गया था। अब देखिए, ये जब से हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा मजबूत हो रही है, तेज हो रही है, तब से बहुत सारे लेखकों ने भी उनका एक गुणगान करने वाली किताबें लिखी हैं। तो कल या परसों का जो कार्यक्रम था वो उदय माहुरकर और उनके एक साथी ने मिलकर सावरकर पे किताब लिखी है और वो दावा करते हैं कि अभी नया युग सावरकर युग आ रहा है जी। और इसी के उद्घाटन करते समय एक तरफ राजनाथ जी, दूसरी तरफ आरएसएस के संघ चालक, इन्होंने खास तौर से राजनाथ जी ने जो दावा किया वो बहुत ही हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसके लिए है कि जिनको इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी है वो ये जानते हैं कि सावरकर का जो पहला माफीनामा, अब ये किताबें आ रही हैं जिनका ये रिलीज कर रहे हैं, जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं, उनमें से एक किताब में जो पहला माफीनामा है वो 1913 का है जी। और 1913 के पहले माफीनामा में ये जो प्रकार उपलब्ध है उसमें ये वर्णन है कि 1911 में भी मैंने लिखा था। ये सावरकर लिख रहे हैं जी। सोचिए, महात्मा गांधी 1915 के बाद भारतीय राष्ट्र की राजनीति में आए। तब तक वो साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, यहाँ से आए। अब महात्मा गांधी ने निश्चित रूप से 1920 में एक लेख लिखा जो उनकी संकलित रचनाओं में है। उसमें उन्होंने कहा कि सावरकर बंधुओं को छोड़ दिया जाना चाहिए। ये गांधी जी का सोचना था कि जो लोग वादा करें कि हम अभी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने पुराने रास्तों का त्याग करके हम राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाएंगे, उनको सरकार ने छोड़ देना चाहिए। इसका सहारा लेके राजनाथ सिंह जी, जैसे कि राजनीतिज्ञों की चाल होती है, वो यहाँ की चीज वहां डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के आग्रह पर माफीनामे लिखे गए। अब माफीनामे क्यों लिखे गए? माफीनामा लिखना तो एक किसी भी कैदी का अधिकार होता है जी। पर कौन माफीनामा लिखता है जी, ये भी एक सोचने की बात है। कभी हमने बात की थी शायद आपसे भगत सिंह के बारे में जी। उनको भी फांसी की सजा मिली, उन पर बहुत दबाव था, माफीनामा लिख लीजिए, छूट जाइए, 23 साल के हो, आओ शादी करो, अपना जिंदगी बसाओ और देश के लिए काम करो। तो भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मुझे फांसी पर क्यों लटका रहे हो? मुझे तो फायरिंग स्क्वाड के सामने आप गोली से उड़वा दो। तो ये एक मॉडल है। और दूसरा मॉडल ये सावरकर का है कि जैसे ही जेल में गए, अब निश्चित रूप से सावरकर के बारे में हमें स्पष्टता चाहिए कि उनका जीवन कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। शुरू में वो ब्रिटिश विरोधी थे, ये बात हमको याद रखना चाहिए। ब्रिटिश विरोधी थे
और वो जब इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, बाद में वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के पहले ब्रिटिश एम्पायर से वफादारी का एक वाक्य बोलना पड़ता है, जो उन्होंने मना कर दिया, और उसके लिए उनको बैरिस्टर की डिग्री नहीं मिली। उसी के साथ वो जो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारी ग्रुप थे, उनके साथ जुड़े, और एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या हुई, और भारत में कुछ हथियार उन्होंने भेजे। इन दो कारणों के कारण उनको अंडमान की सजा हुई, और 2 बार उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। अब जब उनको इंग्लैंड से अंडमान के लिए ले जा रहे थे, तो मार्सेल्स नाम की जो जगह है, फ्रांस का जो एक बंदरगाह है, उसके पास जब जहाज पहुंचा, तो उन्होंने जो बाथरूम था उसकी विंडो में से बाहर जंप मारी, और जो 25-30 मीटर का डिस्टेंस था वो तैर कर वहां गए, और वहां उन्होंने शरण लेने की कोशिश की, जिसको ब्रिटिश फौजों ने नाकाम कर दिया, और उनको वापस में पकड़ के ले आए और अंडमान में ले गए। अंडमान, उसको उस समय काला पानी कहते थे। जी बिल्कुल और काला पानी की ये सजा में सावरकर अकेले नहीं थे, पहले ये याद रखिए। जी सावरकर अकेले नहीं थे, और बाकी जितने कैदी थे जो राष्ट्र के काम के लिए वहां कैद हुए, उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी। ये निश्चित है कि ये सजा बहुत कड़क थी, बहुत मेहनत करवाते थे, बहुत अत्याचार करते थे, और उस दौरान सावरकर के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये मेरी समझ है, और कई इतिहासकारों की समझ है। और इसमें मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, और आज मैं आपको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता हूँ। शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि आज मैं चाहूँगा कि आपने जो तमाम ज़ख़ीरा रखा है वो छोटे से शब्दों में समेट के हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि उनकी जानकारी में काफ़ी बेहतर ढंग से सुधार हो सके। लेकिन अभी तक की जानकारी से 2 चीज़ें निकली हैं। पहली ये कि गांधी की एंट्री कब हुई है इंडिया में, और उन्होंने पत्र कब लिखने शुरू कर दिए थे, ये आपने बहुत ही दस्तावेजी रूप में बताया। इसके अलावा दूसरी बात ये कि पहले वो एक क्रांतिकारी के तौर पे नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में वो हिंदुत्व की तरफ चले गए। यहाँ मेरा एक सवाल पैदा होता है कि वो हिंदुत्व की तरफ इसलिए गए कि अंग्रेज उनको माफ़ कर देंगे, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व की बात करनी शुरू कर दी और आज़ादी की बात करना छोड़ दिया। देखिए, ये एक थोड़ा सा आपने जो सवाल पूछा, थोड़ा गहरा सवाल है। पहले तो एक बात ये भी है कि उन्होंने 1857 पे जो किताब लिखी है वो काफी फेमस हुई है, पर उस समय भी उनका सांप्रदायिक दृष्टिकोण था। उन्होंने 1857 को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा है, पर उसमें भी उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये जो अपने आप में गलत है, क्योंकि हिंदू मुसलमान भारतीय के तौर पे लड़ रहे थे और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा, बचपन में उन्होंने अपने गांव में बाकी लड़कों के साथ मिलकर एक मस्जिद पर हमला किया था। अब 1890 के बाद से हिंदुत्व ये शब्द आता है। अब जेल में रहकर अब ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा क्यों सामने रखी, कि सिर्फ माफी मांगने के लिए रखी, अंग्रेजों से छुटकारा लेने के लिए रखी, या उनके ये वैचारिक जीवन का एक अगला पड़ाव था। ये दोनों चीजों में मिक्सचर भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि जैसे एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, बाद में जिन्ना भी उसमें जुड़ गए, और हो सकता है कि एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का एक वैचारिक जवाब देने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का विकास हुआ होगा। ये एक मिला जुला सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब मिलना काफी मुश्किल है। पर जो हमें पता है वो ये कि जेल में रह के उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को विकसित किया, और वहां उन्होंने जो हिंदुत्व की विचारधारा, उनकी 1923 की किताब जो आई, हिंदुत्व या हिंदू कौन है, वहां, क्योंकि देखिए मुसलमान कौन है इसकी परिभाषा बहुत आसान है, अल्लाह को मानिए, पैगंबर साहब को मानिए, कुरान को मानिए। अब हिंदुओं में तो बहुत सारे ये पर्याय हैं, तो उसको भी एक डिफाइन करना जरूरी था। तो इसलिए कहा हिंदू वो है जो इस धरती को, जो सिंधु से लेके समुद्र तक फैली है, इस धरती को पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। ये उन्होंने परिभाषा दी, जो बाद में स्वीकृत भी की गई कई लोगों द्वारा। और यहाँ उन्होंने हिंदुत्व की भी एक परिभाषा रखी। हिंदुत्व शब्द 1890 से आ गया था, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद थोड़ा थोड़ा बड़ा, हिंदुत्व शब्द आ गया। और उन्होंने फिर हिंदुत्व की परिभाषा में 3 चीजें रखी। पहली चीज रखी उन्होंने यहाँ की जमीन, सिंधु से लेकर समुद्र तक। दूसरा उन्होंने रखा आर्य नस्ल। अब ये ख्याल कीजिए, भारत में बहुत सारी नस्लें हैं, द्रविड़ है, मंगोल है, और कितनी नस्लें हैं वो गिनना भी मुश्किल है, पर उन्होंने आर्य नस्ल को प्राधान्य दिया। और तीसरा
यहाँ की उस संस्कृति को प्राधान्य दिया जिसको मैं कहूंगा ब्राह्मणवादी संस्कृति, क्योंकि उनकी बाकी जो विचारों में आया तो मेरे हिसाब से हिंदू शब्द जो है, एक तरफ आर्य नस्ल, एक तरफ ये भूमि और दूसरी तरफ से ब्राह्मणवादी संस्कृति, इन तीन चीजों को मिलाकर उन्होंने हिंदुत्व शब्द रखा। और खैर इसी बीच जो प्रयत्न चल रहे थे, अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद वो भारत में आ गए। अब कई लोग उनके जो एपोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी तारीफ करने वाले हैं, उनकी तारीफ में जो अंधे हैं, वो ये कहते हैं कि ये माफी मांगना उनकी एक चाल थी। जैसे शिवाजी महाराज चालाक थे और बाद में आके माफी मांग के ताकि वो देश के लिए काम करें, पर माफी मांगने के बाद उन्होंने पूरी तौर से राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। अब ये कोई चालाकी तो थी नहीं, उन्होंने अपने माफीनामा में दूसरी बात भी देखिए, आप सरल कह सकते हैं कि जेल की परिस्थितियां खराब हैं, मुझे माफी दीजिए, मुझे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था, मैं आपका बेटा हूं जो अपने रास्ते से भटक गया था, मुझे वापस अपनी गोद में ले लीजिए और एक राह से भटके हुए बेटे को आपने न्याय तो दिया, सजा तो दी, पर मैं अगर वापस आऊंगा तो मैं आपकी सेवा कर सकूंगा, इसके बाद जो भी होगा मैं आपकी नीतियों के समर्थन के लिए काम करूंगा। और उस समय खास तौर से ब्रिटिश बड़े इंटरेस्टेड थे, मर्लो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स, ये उनको लगाना था, देश में उसका विरोध हो रहा था, तो सावरकर ने वादा किया कि मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। तो यानी माफीनामा ये साधारण माफीनामा नहीं है। गांधी जो बात कर रहे थे 1920 में, कांग्रेस की उस थी, कांग्रेस की नीति थी कि कोई लोग कांग्रेस के बाहर हैं पर देश के लिए काम कर रहे हैं तो उनको सजा उनकी कम की जाए। अब जब भगत सिंह हिंसा के कारण जेल गए, फिर भी गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो एक क्रांतिकारी लड़का है, इसकी सजा कम करो, माफ करो। तो ये कांग्रेस एक बड़े दिल से अपने विरोधियों के भी माफी के लिए बात कर रही थी। तो ये गांधी से प्रेरणा लेकर सावरकर ने माफी मांगी, इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। और जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके के लेटर लिखे माफी मांग रहे थे और जो उसकी लैंग्वेज थी कि मैं बाहर निकल के आपके योजनाओं को, आपके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाऊंगा, मैं मुझसे गलती होगी उसके लिए माफ कर दीजिए, तमाम चीजें जो वो कह रहे थे, शायद उसी का असर हुआ या कंफर्म है, शायद कहने की जरूरत क्या है कि 1925 में आरएसएस बन गया और आज हमारे सामने तमाम चीजें उभरकर सामने आ रही है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पर। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्रवाद की वैचारिक राजनीति के पिता ये सावरकर हैं। और जब आरएसएस बना, आरएसएस ने अपनी प्रेरणा सावरकर की किताब से ही ली। हेडगेवार जो थे, डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने सावरकर की किताब से प्रेरणा लेकर ही अपने विचार बंद करके आरएसएस की स्थापना की। और हिंदुत्व, भले ही सावरकर हिंदुत्व आरएसएस में नहीं थे, पर सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को आरएसएस ने अपनाया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उसी के आधार पे पूरे अपने संगठन को खड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक बात जो मुख्य है, इसके बाद सावरकर ने कभी भी आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने सबको कॉल दिया कि आप शामिल होइए, अंग्रेजों को भगाना है, तो उस समय सावरकर दो चीजें करते हैं। एक, हिंदू महासभा के सभी सदस्यों को कहते हैं कि हमें अपने काम पे डटे रहना है, अपना काम मत छोड़िए, अंग्रेजों को कोई भी तकलीफ हमें नहीं देना। और नंबर दो, अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना में शामिल होना जरूरी है। तो सेना में जो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज सेना की मदद के लिए उसकी रिक्रूटमेंट करा रहे थे। अब मैं दो चीजें बहुत आसान से अल्फाज में आपसे समझना चाहता हूं। क्या सावरकर को महान बताने और ये दिखाने कि गांधी के कहने पे उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि सावरकर पर एक आरोप ये भी है कि गांधी की हत्या में उनका भी रोल है, बाकायदा कमीशन की रिपोर्ट है। इसके जरिए कहीं ये बीजेपी आरएसएस की वो छटपटाहट तो नहीं है कि सावरकर के सर से गांधी की हत्या का आरोप हटवा दिया जाए, सावरकर को महान घोषित कर दिया जाए और सावरकर को लाके खड़ा कर दिया जाए गांधी के बराबर में कि वो भी किसी मामले में कम नहीं है। ये आपकी बात में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि जीवनलाल कपूर की जो रिपोर्ट आई थी, जीवनलाल कपूर ने निश्चित रूप से कहा कि इसकी थ्योरी यही है कि हिंदू महासभा का जो तबका सावरकर के अंडर में काम कर रहा था, उसी ने इस हत्या की योजना बनाई। अब सवाल ये है कि आरएसएस के पास कोई आइकन्स नहीं है।
और जैसे उनके हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं, सावरकर की एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता को वो ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और इसीलिए अब महात्मा गांधी तो हर जगह स्वीकृत है, देश में भी विदेश में भी, तो उनके नाम से लेके किया जाए तो सावरकर को भी थोड़ा एक गोल्ड मेडल मिल जाएगा कि अरे भाई उन्होंने माफी मांगी तो क्या हो गया, ये तो गांधी ने ही उनको कहा था। तो इस प्रकार का एक जो झूठ का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सावरकर की विचारधारा की स्वीकृति को समाज में ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में गलत है। जो अपने आप में गलत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, साफ दिख रही हैं कि झूठ को इतना बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए, लगातार किताबें लिखते रहिए, लगातार टीवी पे डिस्कशन करवाते रहिए, तो एक दिन वो सच हो जाएगा। क्या यहाँ इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है सर, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं एक और सावरकर हैं, और इस सब के बीच ये बीजेपी आरएसएस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन एक क्रेडिट लगता है कि सावरकर के नाम पे है कि 2 बार उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इसको बड़े चौड़ा होकर बताते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज उनको उम्र कैद की सजा क्यों सुना रहा था फिर, अगर वो देशभक्त नहीं थे तो। देखिए, अंग्रेज ये बात निश्चित है कि अपने जीवन के पहले भाग में वो ब्रिटिश विरोधी थे। जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड में रहकर उन्होंने जो उनके ग्रुप ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या करवाई और कुछ हथियार भेजे भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने के लिए, इसलिए उनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। तो ये इतनी बात हमें भी मानना चाहिए कि सावरकर का एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि वो शुरू से ब्रिटिशों के भक्त थे, ऐसा नहीं है। शुरू में वो ब्रिटिश विरोधी थे, ये बात स्वीकार करना चाहिए, और ये बात कई लोगों ने स्वीकार करके उनको सम्मान भी दिया है। पर तीसरी बात एक आपको बताना चाहता हूँ, जो वीर की उपाधि है, वो वीर की उपाधि सावरकर ने खुद अपने आप एक अपनी लिखी हुई किताब में खुद को वीर करके संबोधित किया। वो एक खैर अलग मामला है, उनका जो चरित्र था। और चौथी बात एक और याद रखिए, ब्रिटिशों ने केवल उनको रिहा नहीं किया, ब्रिटिशों ने उनको 60 रुपया पर महीने की पेंशन भी दी। 60 रुपया पर महीना, आपको लगता कुछ नहीं होगा, उस समय सोना जो था 10 रुपए तोला था। बिल्कुल सही। तो उस समय आप कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी पेंशन उनको अंग्रेजों ने दी। और तो ये मैंने जो पहले शुरू में लेख लिखा था सावरकर पे, उसमें मैंने लिखा था सावरकर ब्रेव बाई हाफ, यानी जीवन के पहले भाग में वो क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश विरोधी थे। जीवन के दूसरे भाग में वो पूरी तौर से ब्रिटिश के पिट्ठू बन गए थे। और महात्मा गांधी जो आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी पूरी आलोचना कर रहे थे कि ये तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, इनकी राजनीति के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। जबकि खुद उनकी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 2 जगह सरकार बनाई। बिल्कुल सही आप दलील दे रहे हैं, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया सरकार बनाने वाला। क्या करे, सत्ता हथियाने के लिए महबूबा के साथ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर चले गए थे, और अब वही जम्मू महबूबा मुफ्ती को न जाने क्या क्या बताते रहते हैं। सत्ता हथियाने के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, खैर छोड़िए। लेकिन कुल मिला के एक पहलू ये निकल के आता है कि आपको नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में जैसे धीरे धीरे कोशिशें कर रहे हैं, वैसे धीरे धीरे स्टैब्लिश कर देंगे, सावरकर को एक महान बना देंगे, और ये कहना कुछ गलत ना होगा कि आने वाले टाइम में जो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि ये उनको फादर ऑफ नेशन भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, 1998 में 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इनको भारत रत्न देने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति ने मना कर दिया, और बाद में खैर उनका पोर्ट्रेट भी पार्लियामेंट में लगाया गया। उसमें ये भी हो सकता है कि जीवन के शुरुआत में वो एक ब्रिटिश विरोधी थे। और कोशिश तो यही है कि देश को हिंदू राष्ट्रवाद के विचारों की तरफ धकेलना, और उसी के साथ साथ इनको एक बहुत बड़ा दर्जा देना। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि इनके जो विचारों में एक तरफ था और भी इनके थोड़े विचार पूरे आरएसएस से मिलते नहीं है। मिलते नहीं है किस सेंस में, क्योंकि एक थोड़ा सा वो तार्किक विचार वाले थे। उन्होंने ये भी हमें मानना चाहिए कि जाति प्रथा के विरोध में भी उन्होंने काम किया थोड़ा सा। और तीसरी बात जो उनके बारे में 2 और चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जैसे आरएसएस आज गाय और बीफ के नाम पे इतनी लिंचिंग्स करवा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए सावरकर कहते थे गाय उपयोगी पशु है, उसकी पूजा करना ये गलत है। एक बात। और एक चौथी बात जो याद रखना चाहिए कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र को जो थे, वो एक बहुत मानवतावादी राजा थे। तो उन्होंने एक बार उनकी सेना ने
जब कल्याण पे आक्रमण किया तो कल्याण की पुत्रवधू को लूट के रूप में उठा के लाए। वो स्त्री बहुत सुंदर थी जैसा उसका वर्णन दिया जाता है। तो शिवाजी महाराज ने उनको वापस कर दिया कि भाई ये किसी और की स्त्री को इस प्रकार से उठा के लाना ये गलत है। ये हमारे महाराज ने बहुत एक अच्छी बात की। इस घटना की सावरकर आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि ये उस स्त्री और इस प्रकार से मुसलमान औरतों के साथ एक जो व्यवहार करना चाहिए था वो शिवाजी ने नहीं किया। मतलब पितृसत्तात्मकता में जो कम्युनिटी का ऑनर स्त्री के ऊपर जुड़ा होता है उस बात को वो बार बार कहते हैं। इसमें दोनों चीजों को वो मिलाते हैं, जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हिंदुत्व की विचारधारा ही नहीं, पितृसत्तात्मकता को। और एक बात और भी है कि जैसे हम भारत में बुद्ध धर्म को बहुत महान धर्म मानते हैं और सावरकर ने इसकी बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा बुद्ध धर्म के कारण ही भारत कमजोर हो गया और दूसरे लोगों का आक्रमण हुआ। ये बात भूल जाते हैं कि सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया उनका एम्पायर सबसे बड़ा था। ये बात वो भूल के भी बुद्ध धर्म की आलोचना करते हैं, क्योंकि खास तौर से बुद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है। और बुद्ध धर्म और गांधी में क्या समान है? दोनों अहिंसा की बात करते हैं और इसलिए दोनों का विरोध ये राजनीति करती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन आपकी इसी आखिरी बातचीत से एक सवाल पैदा हो गया। आपने सुना होगा मोहन भागवत को, उन्होंने कहा कि जैसे आजादी के बाद आरएसएस और सावर के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, उनको बदनाम किया गया, अब शुरू किया जाएगा स्वामी विवेकानंद के खिलाफ, अब शुरू किया जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के खिलाफ, अब शुरू किया जाएगा योगी अरविंद के खिलाफ। तो इस जो शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, जो भी हिंदू समाज में जो भी विचारक हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से योगदान देने की कोशिश की है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बहुत अच्छा लिखा है, स्वामी दयानंद ने दूसरी शिक्षा के महत्व को सामने रखा है, अरविंदो ने दूसरी चीजें अच्छी रखी हैं। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी लोगों का सकारात्मक योगदान है उसको आगे लेकर चलने की जरूरत है। तो ये तो भेड़िया आया वाला मामला है कि भाई देखो अभी ये सावरकर की आलोचना कर रहे हैं, अभी विवेकानंद की आलोचना करेंगे, अभी दयानंद की आलोचना करेंगे। वो भेड़िया आया वाला मामला कि देखो हम संकट में हैं और आलोचना करने वाले गलत हैं, ये केवल एक उस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित है। जबकि हिंदुओं का बड़ा तबका इन विचारकों के जो सकारात्मक विचार हैं उनका पूरी तौर पर आदर करता है और आदर करना भी चाहिए। क्या हम उस दौर में खड़े हैं जहां हमारे सामने 2024 है, जहां से आरएसएस के 100 साल पूरा होने का जश्न मनाना 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा? उससे पहले विक्टिम कार्ड खेलना, सावरकर को महान बताना, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, नया संसद भवन बन रहा है, कल को कहा जाएगा कि देखो हिंदू राजा 800 साल बाद, अशोक सिंघल ने कहा था नरेंद्र मोदी के बनने के बाद सत्ता में बैठा तो उसने अंग्रेजों के बनाए हुए संसद में बैठना पसंद नहीं किया, हिंदू सभ्यता के मुताबिक उसने जो है एक संसद भवन बनाया है। तो ये सब कोशिशें जो हैं आरएसएस के 100 साल पूरा होने के जश्न पर, या भारत को अघोषित रूप से, क्योंकि आज सत्ता तो पूरी तरीके से इन्हीं के पास है ना सर, संविधान बदलने की जरूरत क्या है? हिंदू राष्ट्र तो हो ही चुका, उसके लिए सब किया जा रहा है क्या? ये कोशिश तो यही है कि वो भारतीय संविधान के मूल्यों को विदेशी मूल्य कहकर उसको हटाने की कोशिश करें। अब मैं इस बात को गहराई से मानता हूं कि वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं वो तो यहाँ ज्यादा गौतम बुद्ध से प्रेरित है। गौतम बुद्ध भी इसी प्रकार की बातें करते थे, सम्राट अशोक भी इसी प्रकार की बातें करते थे, वगैरह वगैरह। तो इनकी कोशिश के, इनके एजेंडा का ये कदम है कि जिसमें ये सावरकर जैसे लोगों को और आरएसएस का गौरवान्वन बढ़ाएं। गोडसे का भी आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर को गोडसे के सपोर्ट में इतना बड़ा ट्विटर स्टॉर्म हुआ। तो उनकी विचारधारा को वो गहरे तरीके से समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्य बात यह है कि उनके मुकाबला करने के लिए जो सब ताकतों को साथ में आकर अपनी आजादी के आंदोलन की विरासत को, भारतीय संविधान को बचाने की जो जरूरत है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे हम संविधान के आधार पे, आजादी के आंदोलन के मूल्यों के हिसाब से, अंबेडकर के सिद्धांत, भगत सिंह का त्याग, गांधी का बंधुत्व, इनको लेकर हम समाज को आगे कैसे विस्तृत करें, इसके लिए सब लोगों को साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल सही आपने निचोड़ा। आखिर में कहने की गुंजाइश कुछ छोड़ी नहीं। आपने जो कहा कि जो ताकतें हैं जो गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा कर रही हैं, जो भगत सिंह के विचारों को आगे ले जाने की बात कर रही हैं, जो अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाने की बात कर रही हैं, संविधान को बचाने की बात कर रही हैं, उनको कम से कम उसी तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ेगी जैसे ये लोग दूनी ताकत के साथ अपनी गलत चीज़ों को सही साबित करने के लिए कोशिश करने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत